इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमला, रिहायशी इलाके में गिरा रॉकेट हमले में बाल बाल बचे लोग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रिहायशी इलाका जहां पर रॉकेट से हमला हुआ है। ये देखिए किस तरह से अचानक से रॉकेट यहां पर गिरता है। इजराइल का तेल अवीव जहां पर यह हमला किया गया, हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस हमले में वहां पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। और इस बीच अमेरिका ने ईरान पर किया है मिसाइलों से हमला। कुवैत से मिसाइलें दाग रहा है अमेरिका। ईरान की ओर जाती दिखी कई मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें। खास बात यह है कि कुवैत में जो अमेरिकन एयरबेस है उससे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मिसाइल अटैक किया गया है ईरान पर। अमेरिका का ये मिसाइल अटैक वाया कुवैत। और वहीं तेहरान में आईडीएफ का मिसाइल हमला, ईरान की ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन पर हमला हुआ है। ऊंची इमारत की छत पर तैनात था यह एंटी एयरक्राफ्ट गन। हमले की चपेट में आए 2 लोगों की मौत। और ईरान की राजधानी तेहरान में एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर भीषण बमबारी की है, ये जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें। तेहरान को दहला दिया गया है एक बार फिर। अमेरिका और इजराइल की जॉइंट एयर स्ट्राइक की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और बेरूत में बिल्डिंग पर इजराइल का हमला, दाहिया में इजराइल ने की है बमबारी। इजराइल के हमले से बिल्डिंग को भारी नुकसान। और लेबनान के बेरूत के दक्षिण में हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। खाल्दे प्रांत में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हवाई हमला किया है। आईडीएफ के हमले में एक गाड़ी में लगी आग। ये देखिए, आग लगने से गाड़ी जलकर खाक हो गई, लेकिन खास बात यह रही कि 2 लोगों की इसी गाड़ी में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। तो ईरान जंग की आग पूरे मध्य पूर्व को बारूदी खाक में मिलाने में जुटी है। अमेरिका और इजराइल ईरान में विनाशकारी प्रहार कर रहे हैं, तो जवाब ईरान की तरफ से भी विध्वंसक दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच असली खबर यूरोप से है, क्योंकि एक जंग अमेरिका और नाटो के बीच भी छिड़ चुकी है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि युद्ध में मदद न करके नाटो ने बहुत बड़ी गलती की है। जी हां, इस बीच ईरान ने अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन की चुनौती दे दी है, चैलेंज कर दिया है। अराक्ची ने कहा है कि ईरानी सेना अमेरिका का इंतजार कर रही है। वी आर वेटिंग। ईरान ने पहली बार अपनी फैंटम विमानों की खेप दुनिया को दिखाई। अब आशंका जताई जा रही है कि ईरान भी अमेरिका इजराइल की तरह ही हवाई हमले करेगा। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना का दावा, ईरान पर अब तक 800 से ज्यादा हमले किए गए। ईरान पर 16,000 गोला बारूद गिराया गया। ये आईडीएफ की तरफ से डेटा दिया गया है। ईरान में 7,000 टारगेट्स को अब तक बनाया गया निशाना। आईडीएफ ने ईरान पर हमले के कुछ वीडियोस भी जारी किए। और बहरीन में विध्वंसक हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से भारी तबाही और मिसाइल हमलों के बाद भीषण आग लग गई। अमेरिकी बेस के पास 5 से ज्यादा धमाके हुए। और देखिए, ईरान युद्ध पर अमेरिका और नाटो में जो टकराव नजर आ रहा है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। आमने सामने अमेरिका और नाटो। राष्ट्रपति ट्रंप का नाटो देशों पर जुबानी प्रहार। ईरान युद्ध में ब्रिटेन ने हमारी कोई मदद नहीं की। फ्रांस ने हमारे लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अमेरिका इस बात को हमेशा याद रखेगा, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और बाकी नाटो देशों के बीच तलवारें खिंच गई। तो देखिए, सीधे सीधे ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका और नाटो में जबरदस्त टकराव नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, जरा गौर किया जाए उस पर। ब्रिटेन ने ईरान युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, ये ट्रंप ने कहा है। फ्रांस ने
हमारे सैन्य विमानों को एयर स्पेस से निकलने नहीं दिया। स्पेन ने अपने एयर स्पेस में घुसने की इजाजत नहीं दी। इटली ने सिसिली बेस पर अमेरिकन बॉम्बर्स को उतरने नहीं दिया। इन तमाम बातों का जिक्र करके नाटो देशों को घेरते नजर आए ट्रंप। और इसके साथ ही ट्रंप ने क्या चेतावनी दी है वो भी देख लेते हैं। अमेरिका हमेशा इस बात को याद रखेगा, जो बातें वो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, जिनको तेल नहीं मिल रहा वो हॉर्मुज जाएं जबरदस्ती खुलवा लें। बड़ी बात है यह कि ट्रंप ने पहले भी कई बार नाटो देशों को कायर कहा। ट्रंप ने कहा यूएस के बिना नाटो सिर्फ कागजी बाग है। इटली के पीएम मेलोनी ने इजरायली कार्रवाई की निंदा कर दी है। गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई को सीधे सीधे मेलोनी ने गलत ठहराया है। इजरायली बस्तियों का विस्तार किसी भी हाल में मंजूर नहीं है, यह कह दिया है। ईयू के प्रतिबंधों का समर्थन करने की बात कही गई है। मेलोनी की तरफ से इजरायल को आईना दिखाया जा रहा है, देखिए जरा। और देखिए ईरान जंग में क्यों नहीं आया नाटो, इसे भी समझना होगा। आखिर यह स्थिति बनी कैसे, यह तस्वीर सामने हमारे आज क्यों है, तो जरा इसको भी देखें। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ये वो देश हैं जो इस युद्ध में कहीं भी नहीं है और इसका एक तरीके से विरोध भी करते रहे हैं। ये नाटो का युद्ध नहीं है। इन्होंने बार बार कहा है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की लड़ाई है। नाटो का तर्क इसमें क्या है? ईरान पर हमले से पहले नाटो देशों से चर्चा नहीं की गई, यानी कि ये खुद ही निर्णय लेकर अमेरिका ने पहल की है। युद्ध का टारगेट और अंत का पता नहीं, शामिल नहीं होंगे। जी हां, यह सीधे तौर पर नाटो देशों का रुख नजर आ रहा है। फ्रांस, स्पेन, इटली ने कहा कार्रवाई यूएन चार्टर से बाहर है। और कहीं ना कहीं जो बाकी नाटो देश समर्थन नहीं कर रहे हैं अमेरिका का, इजरायल का, उसके पीछे इनके अपने तर्क हैं। इटली और स्पेन ने कहा है कि हमला सीधे सीधे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है। जरूरी बातें देखिए क्या हैं। ज्यादातर नाटो देश ट्रंप के फैसले से सहमत नहीं थे। नाटो डिफेंसिव संस्था, ऑफेंसिव संस्था नहीं, यह सीधे तौर पर कहा गया है। और जवाब दिया गया है कि ईरान जंग में क्यों नहीं शामिल हुए बाकी नाटो देश। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये डेवलपमेंट तो अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका को बाकी नाटो देशों का समर्थन नहीं मिल रहा है। ये तमाम जो खबरें आ रही थी वो तस्दीक करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि अब आमने सामने की एक जंग यहां भी देखने को मिल रही है। तलवारें खिंची हुई हैं आपस में। देखिए, इजराइल में मौजूद रहकर मुझे हिंदी की दो कहावतें बड़ी याद आ रही है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और दूसरा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। याद करिए इराक के समय में क्या हुआ था, जब ब्रिटेन को आगे करके नाटो के देशों को ये कहा गया कि इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, और फिर जंग शुरू हुई थी। अमेरिका इस बार ईरान के मामले में ये करना चाहता था, लेकिन नाटो के देश खास करके ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं थे। वो इस बार आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी रणनीति को, उनकी विदेश नीति को इससे भारी नुकसान हुआ था, और इसीलिए ईरान के जंग में उन्होंने अमेरिका का साथ छोड़ दिया। दूसरा, खुद ट्रंप जब से आए तो वो जी भर कर कोस रहे थे नाटो के देशों को, यूरोप को जब भी मौका मिले अपमानित कर रहे थे। तो उन्होंने, उन सभी देशों ने तय किया कि इस बार अमेरिका को, ट्रंप को अकेले छोड़ देते हैं, थोड़ा उनको भी समझ में आए कि हमारी क्या अहमियत होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो ईरान जंग में जिस तरह से अमेरिका इस वक्त अकेला पड़ा हुआ है, तो वो एकदम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह लगातार यूरोप को, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस को कह रहा कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, हम भी अभी कभी आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन ये बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये दरअसल अमेरिका को एक नसीहत है कि आपके लिए अलायंस को महत्व, अहमियत देना होगा। आप भले ही सुपर पावर हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि जो दूसरे और देश हैं वो आपके साथ रहते थे, तो ना केवल आप जीत सुनिश्चित करते थे, बल्कि पूरी दुनिया का नैरेटिव आपके हिसाब से चलता था, जो इस वक्त ट्रंप को हासिल नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखें तो होगा क्या, ट्रंप अचानक कभी भी एक अपना एग्जिट घोषित कर सकते हैं कि अब हम युद्ध से निकल रहे हैं, हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया, हमने सुप्रीम लीडर को मार कर अपना रिजीम चेंज कर दिया, इसके अलावा हमने परमाणु मटेरियल जितने थे उसको बमबारी करके दफना दिए। तो ये सब स्थिति में ये हो सकता है। बहरहाल, जब मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अचानक ही अलर्ट भी बजने लगे हैं, तो यानी कि ईरान के मिसाइल एक बार फिर से आने वाले हैं। तो अब आप सोचिए कि अमेरिका चाहे जो भी सोचे, लेकिन हकीकत यह है बिल्कुल कि यहाँ पर इजराइल और ईरान के जंग के बीच में लगातार इस तरह की जो आप इस वक्त वॉर जोन से हमारे दर्शकों को खबरें दिखा रहे हैं, वो इस वक्त अटैक अंडर अटैक भी है। तो ये दर्शकों को भी याद रखना होगा कि तमाम खतरों के बावजूद टीवी 9 भारतवर्ष
की टीम आपके लिए ये खबरें, ये तस्वीरें, हर अपडेट वॉर जोन से पहुंचा रही है। चतुर्वेदी सर, पहली बार हम ये सुन रहे हैं कि इस जंग में अंतरराष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया जा रहा है, यूएन चार्टर की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं जो नेटो मेंबर्स ही हैं या इटली जैसा देश है, जैसे हमने मेलोनी को भी सुना, इस इशारों में इस आक्रमण को, इस हमले को, इस युद्ध को इल्लीगल बताने की कोशिश हो रही है। क्या यह समझा जाए कि ट्रंप प्रशासन को अंतरराष्ट्रीय कानून या फिर जो अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं उसकी अहमियत ये यूरोपीय देश एक बार सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसको रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी होता है? बिल्कुल सही कहा रवि आपने कि इस युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का बिल्कुल उल्लंघन किया गया है। यूएन का एकदम इनफेक्टिव, प्रभावहीन बना दिया गया है। नेटो की कोई परवाह नहीं की, किसी नेटो के राष्ट्र से पहले उन्होंने अपनी चर्चा नहीं की, उनसे राय नहीं ली, और अपने आप ही वो सोचते हैं कि समृद्ध को नहीं दोष घुसाई, जो भी वो चाहेंगे वो करेंगे, वो सही होगा, सब लोग उनको फॉलो करेंगे। ये जो एटीट्यूड है वो जरूर ही कहीं ना कहीं इसमें कमी है, लीडरशिप की कमी है, टीम बिल्डिंग की कमी है, और अगर आप टीम को साथ लेके कहीं नहीं चलेंगे तो जरूर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो आज हो रहा है। आज आप देख रहे हैं नेटो देश उनको इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनको एयर स्पेस की दिक्कत हो रही है, उनको अपने बेसिस की दिक्कत हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र, जो कि शांति स्थापित करने के लिए एक संस्था बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, आज बिल्कुल कोई भी उसका सुन नहीं रहा, एक प्रभावहीन हो गई है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो विश्व में एक अच्छे माहौल को, वातावरण को पैदा करने के लिए, इसमें कि हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा समझे कि मैं सुरक्षित हूँ, और अर्थव्यवस्था और सब लोग प्रोग्रेस करें, विकास की तरफ बढ़ें, वो नहीं हो रहा। और ये काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेवार है, और उनको इससे ज़रूर नसीहत लेनी चाहिए कि आगे सबको साथ लेने की, नियम कानूनों को पालन करने का जो विश्व बिल्कुल ने सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, आपने सही बात कहा। और जॉर्जिया मेलोनी को हमने सुना, और यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि बीते दिनों इटली की संसद में मेलोनी को बड़ा झटका लगा है। न्यायपालिका पर लगाम लगाने वाला एक कानून वो पास करवाना चाहती थी, जो कि नहीं करवा पाई, और बड़ी वजह यह रही कि ऑपोजिशन उनके खिलाफ लामबंद हो गया है वहां पर पूरी तरह से, कि ईरान पर हमले की जिस तरह से पुरजोर निंदा करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की है। आज वो फिलिस्तीन में जो हमले हो रहे थे उसकी मजम्मत करती हुई नजर आई है। ट्रंप की धमकी के बाद झुका ब्रिटेन, मध्य पूर्व में एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा ब्रिटेन। सहयोगी देशों की रक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है। रक्षा सचिव जॉन हीली का बयान, मध्य पूर्व में सेना भेजने की भी तैयारी की जा रही। और इधर इराक के बगदाद में अमेरिकी बेस के पास हमले का वीडियो सामने आया। हमले के बाद अमेरिकी बेस के पास धुआं उठता दिखा। ईरान समर्थित गुट अमेरिका के विक्ट्री बेस पर हमला कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी हमले से जुड़ी। और देखिए, ईरान से बातचीत पर अमेरिका का बयान, ईरान अगर समझदार है तो समझौता कर लेगा, यह कहा गया है हेक्सेट की तरफ से। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर, ट्रंप समझौते के लिए तैयार हैं, शर्तें बता दी गई हैं। ट्रंप न झांसा देते हैं न पीछे हटते हैं। ईरान ने समझौता नहीं किया तो भीषण हमले करेंगे, ये अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट की तरफ से कहा गया है। सुनिए जरा। और देखिए, ईरान युद्ध में उतर सकता है, यूएई हॉर्मुज खुलवाने के लिए कर सकता है मदद, जंग में सेना भेज सकता है यूएई। अमेरिका और सहयोगी देशों से गठबंधन बनाने की यूएई ने अपील की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई यूएई ईरान जंग में आगे बढ़कर यह बड़ा कदम उठाएगा? यह तो खबरें तो यही आ रही हैं कि ईरान जंग में उतरेगा। यूएई क्या है पूरा मामला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले रणनीति की बात करें तो ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए सेना भेजेगा यूएई। एक बात तो साफ साफ यहां यह दिखाई देती है, हॉर्मुज खुलवाने का मकसद है। हॉर्मुज खुलवाने के लिए जंग में यूएई शामिल होगा। यूएस को माइन साफ करने और सैन्य मदद देगा यूएई, और हॉर्मुज पर यूएन में प्रस्ताव लाने के लिए लॉबिंग भी करेगा यूएई।
जी हां, और देखिए बड़ी बात क्या है, युद्ध में शामिल होने वाला पहला खाड़ी देश होगा यूएई। अगर ऐसा करता है, इतना बड़ा कदम उठाता है। जरूरी जानकारी क्या है, ईरान ने यूएई पर अब तक 2500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और इस वजह से यह मुमकिन नजर आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? यूएई को आघात तो बहुत पहुंचा है ईरान की तरफ से, और अमेरिकी बेसेस होने का, अपनी सरजमीन का इस्तेमाल अमेरिकी हमलों के लिए करने देने का बहुत बड़ा यूएई को खामियाजा चुकाना पड़ा है। उसकी पूरी की पूरी इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। लेकिन फिर भी क्या यह कदम उठा सकता है, जंग में आगे आ सकता है? समीर जी, ये तो मुझे थोड़ा सा समझ पाने में मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि यूएई कह रहा है कि मैं डिफेंस में आकर के सहयोग करूंगा। यूएई की सेना कितनी है पहले ये जानना जरूरी है। यूएई का जो स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी है वो बहुत ही, हम सब जानते हैं, मार्जिनल है। उसके पास ऐसी कोई एयरक्राफ्ट नहीं, ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं, ऐसा कोई अपनी सेना नहीं है कि वो अमेरिका को सहयोग दे। हाँ, उसके पास जो था एयरबेस था, उसने दिया और उसको ईरान ने तबाह कर दिया। तो ये मुझे हास्यास्पद लगता है कि ये वो कंट्री बात कर रही है सहयोग करने के लिए जो खुद तबाह हो चुका है पूरे इस अभी तक के जो वॉर में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ऐसा कोई मैसेजिंग नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, भी आप बहुत अच्छे सवाल उठा रहे थे यूके का, कि यूके क्या दबाव में आ गया क्या? क्योंकि अभी कल तक तो यूके कह रहा था कि हम अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से काम करेंगे, तुम्हारे युद्ध के लिए यूके के जवान, यूके के लोग नहीं हम शहादत दे सकते हैं। लेकिन अभी अभी आप न्यूज बता रहे हैं कि वो भी तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, बहुत द्वंद का ये समय है। ये उस समय है कि नेटो की जो सेना है, जो नेटो के कंट्री हैं, वो खुलकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये वक्त जो है ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का नहीं है, ये वक्त तो है नेशनल सिक्योरिटी का है। और उन्होंने सब ने जान लिया है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तुम ही 2 महीने पहले तक ग्रीनलैंड पर अटैक करने की बात कर रहे थे। तुम ही कह रहे थे कि तुम स्पेन कहां हो, जर्मनी कहां, यूके कहां, सब आ जाओ और ग्रीनलैंड को बचा लो। तो इसीलिए ये जो दरार है, आप कह रहे थे कि तलवारें खिंची हुई है, तलवारें खिंची नहीं हुई है। आने वाले टाइम में ये ऐतिहासिक होगा कि नेटो का एग्जिस्टेंस खत्म होगा और ये सारी कंट्री अमेरिका से एग्जिट करेंगे। और इसीलिए बार बार पीठ हेगसेथ कह रहे हैं कि ईरान समझदार है। ईरान तो समझदार 27 फरवरी को था जब ओमान पर बात हो रही थी, लेकिन तुमने स्ट्राइक किया। अब ईरान कह रहा है कि समझदारी तो हम तय कर चुके हैं, अब जंग का नतीजा हम देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन बहुत जो नतीजे होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत मानक तय करेंगे। सर, वेस्ट के लीडर्स के कमिटमेंट और उनके बयानों पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक रात वो कुछ कहते हैं, सुबह उठकर वो कुछ कहते हैं। ये इस वक्त वाकई में एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है। वो ट्रंप के को लेकर भी है और नेटो मेंबर्स को लेकर भी है। अब देखना होगा कि वाकई में वो जंग में उतरते हैं, नहीं उतरते हैं, लिमिटेड उतरते हैं, पीछे सपोर्ट करते हैं, उसका नेचर क्या होगा। लेकिन अमेरिका के खिलाफ वो कितना लंबा जा पाएंगे। और देखिए, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर हमला किया है। उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके पर हमला ड्रोन और रॉकेट से भीषण अटैक किया गया है। और वहीं इजराइल ने किया लेबनान के नाकोर इलाके पर हमला। शहर के ऊपर आसमान में फ्लेयर्स छोड़े गए। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से आसमान में फ्लेयर्स छोड़े गए, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये लेबनान का नाकोर इलाका है जहां पर इजराइल ने किया है हमला। देखिए, खबर हम आपको बता रहे हैं, जेट फ्यूल की कीमतों में बदलाव हुआ है। यह खबर आ रही है सामने। दिल्ली में 1 KL फ्यूल की कीमत जो है, 1 किलोलीटर फ्यूल की कीमत जो है वो 1,04,927। जी हाँ, कोलकाता में 1 किलोलीटर फ्यूल की कीमत 1,09,450। मुंबई में 1 किलोलीटर फ्यूल की कीमत 98,247। चेन्नई में 1 किलोलीटर फ्यूल की कीमत 1,09,873। और ईरान जंग में पनडुब्बी उतारने की तैयारी हो रही है। मध्य पूर्व में तैनात हो सकती है अमेरिकी सबमरीन। जिब्राल्टर स्ट्रेट में देखी गई अमेरिकी पनडुब्बी। ये देखिए, पनडुब्बी से सैनिकों की अदला बदली की तस्वीरें सामने आई हैं। स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज की अदला बदली की गई है। ये तस्वीरें इसी दौरान की।
और देखिए ट्रंप का ऑपरेशन जिब्राल्टर। जी हां, पहला सवाल यह कि क्या ईरान जंग में विध्वंसक सबमरीन उतारने वाले हैं ट्रंप। दूसरा सवाल, क्या पनडुब्बी दिखाकर ईरान को दबाव में लाने की यह रणनीति है। तीसरा सवाल, क्या पनडुब्बी में तैनात स्पेशल फोर्स को ईरान भेजा गया। खबर क्या है यह भी देखिए। जिब्राल्टर स्ट्रेट में अमेरिकी ओहायो क्लास पनडुब्बी दिखी और ब्रिटिश नेवी की नाव HMS कटलास भी देखी गई है और पनडुब्बी समंदर के ऊपर दिखी। पर्सनल ट्रांसफर हो रहा था। अब जरूरी बात यह है कि 154 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से लैस है यूएस पनडुब्बी। तो अब कुल मिलाकर यह है कि यह दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मूल सवाल वहां पर यही है कि जो स्टैंड्स बदले हैं ट्रंप के पहल सर कि भाई हमारा रेजिम चेंज का लक्ष्य नहीं था, हॉर्मुज को खुलवाना जिसको है वो खुलवाए, हम जल्दी से इस युद्ध को कंक्लूड करने वाले हैं। क्या ये फिर से एक नया झूठ दुनिया को दे रहे हैं, क्योंकि डाउन द लाइन ट्रंप के नीचे के जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, वो तो बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में लगे हैं। हर दिन खबरें आ रही हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के साथ। ट्रस्ट डेफिसिट पूरे विश्व का हो चुका है और दूसरा क्रेडिबिलिटी गैप, जो वो बोलते हैं, जो कथनी है और जो करनी है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो ये बात आपने बहुत क्लियरली हाईलाइट कर दी। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं कि क्या वो ग्राउंड ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है वहां पे शेयर्ड रिस्क एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस समय नाटो अलग हो गया है और साथ में जो यूएई की बात चल रही है कि वो ग्राउंड ऑपरेशंस में हेल्प कर सकते हैं। 65,000 की फोर्स, 45,000 आर्मी, 3,000 नेवी, क्या हेल्प करेगी उनकी। यस, उनको बेसिस प्रोवाइड कर सकते हैं खर्ग आइलैंड के लिए या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के लिए। इसको हम वापस लेके आते हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे, जो एक चोक पॉइंट है 33 किलोमीटर का। उसके अंदर ये ज्योग्राफी इस तरीके से है कि एक नेचुरल फोर्ट्रेस है, यहां पे एसिमेट्रिक वॉरफेयर और एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रेटजी, यानी कि उस चोक पॉइंट से किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता, जो चाइनीज स्ट्रेटजी है। और इसके लिए वहां पे 6-7 आइलैंड बहुत जरूरी हैं। एक वो केशम आइलैंड है, दूसरा उसका लाराक और हॉर्मुज। ये तो बिल्कुल वहां बैठे हुए हैं जहां 33 किलोमीटर का स्ट्रेच है, एक प्लग की तरह काम करते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं अबू मूसा, लेसर तुम, ग्रेटर तुम, और यहां आता है खर्ग। खर्ग 580 से 600 किलोमीटर सीधा, बट जब हम पानी के थ्रू आते हैं 700 किलोमीटर दूर है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से। तो अगर खर्ग आइलैंड पे कोई भी अटैक किया जाता है तो वो अटैक सिर्फ हवाई एयर ड्रॉप होगा। इसी वजह से हमले तेज हो गए हैं आज ईरान के, कहां पे, यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर, कुवैत के ऊपर और साथ में बहरीन के ऊपर और बसरा के पास जो हमले हुए, ये सारे एरियाज हैं जहां से ये एयरबोर्न ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। बहुत सलीके से आपने ये समझाया सर हमारे दर्शकों को कि आखिर इन तमाम जगहों को ही निशाना बनाकर ईरान हमले क्यों कर रहा है और इसके पीछे जो स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं वो भी आपने बखूबी बताया। और एक और अहम खबर है, तेहरान में लोगों के बीच पहुंचे अब्बास अराक्ची ने लोगों की हौसला अफजाई की। अमेरिका इजराइल के खिलाफ लोगों में इस वक्त ईरान के भारी गुस्सा है। ये देखिए तस्वीरें, अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री आम लोगों के बीच पहुंचे हैं, हौसला अफजाई की है। अमेरिका इजराइल पर युद्ध थोपने का आरोप भी इस दौरान उन्होंने लगाया। और देखिए ग्राउंड ऑपरेशन पर अराक्ची की चेतावनी क्या है, हम अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने वही बात दोहराई है, यूएस के पास ग्राउंड ऑपरेशन की हिम्मत नहीं, युद्ध विराम नहीं, युद्ध का अंत मंजूर है, ये अराक्ची कर रहे हैं, कह रहे हैं सीधे तौर पर वही बात कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करे, हम कर रहे हैं उसका इंतजार। तो देखिए अब्बास अराक्ची के रुख में एक तरह की बेफिक्री नजर आ रही है। ईरान की ललकार, हमें अमेरिका का इंतजार, अराक्ची की 5 चेतावनियां। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन से ईरान में कोई डर नहीं, हमें जमीन पर अमेरिकी सैनिकों का इंतजार है। ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का विनाश होगा, हम तैयार। जमीनी युद्ध अमेरिका से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ेंगे। युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया, हम रक्षा कर रहे हैं, ये सीधे सीधे अराक्ची कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान इस तरह से जो अमेरिका को ललकार रहा है, मनीष झा से जरा इसका जवाब लेते हैं। मनीष, इजराइल में रहकर आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? इतने दिनों से इजराइल इस जंग में शामिल है और बहुत बड़ा खामियाजा भी इजराइल के तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, और ईरान इस कदर बेफिक्र है।
इस जंग को लेकर, अमेरिका और इजराइल की ताकत को लेकर? बिल्कुल, देखिए, इजराइल को तो सबसे बड़ा खामियाजा इस वक्त आप यही समझिए कि मैं और आप जब बात कर रहे हैं तब लाखों लोग इस वक्त तेल अवीव के बंकर में बैठे हुए हैं, जबकि ये अर्ली मॉर्निंग का समय है, लोगों ऑफिस जाते, अपना काम काज करते, लेकिन वो बंकर में रहने को मजबूर थे, क्योंकि अभी अभी मिसाइल आई थी और अभी जो ये सब लोगों को आप आते जाते देख रहे हैं, ये सब बंकर से निकलकर अब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो ये तो युद्ध का तात्कालिक प्रभाव है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है ईरान के विदेश मंत्री या ईरान के राष्ट्रपति का लोगों के बीच जाने का है, तो मुझे लगता है कि इन नेताओं को ये मैसेज है कि अभी वो टारगेट पर नहीं है, क्योंकि अगर वो टारगेट पर होते तो शायद पहले या दूसरे या बाकी राउंड में इजराइल या अमेरिका की बमबारी में वो शिकार बनते। चूंकि अब वो टारगेट पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके मन में ये है कि अभी हम पब्लिक के बीच में बने रहें। देखिए, वैसे भी उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर वो टारगेट पर होंगे तो वो बमबारी में मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो बच गए तो वो हमेशा हमेशा के लिए हीरो कहलाएंगे। और अभी फिलहाल वो उसी नैरेटिव के तहत आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के पास सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनके पास ना एयर डिफेंस है और ना ही एयर सुपेरिटी है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो रोजाना सैकड़ों बमबारी हो रही है, उसमें बस जो बच गया वो उसकी या तो किस्मत है या वो शेर है, लेकिन जो मारे गए वो शहीद कहलाएंगे। तो ईरान इसी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन एंड गेम क्या है? एंड गेम ये है कि अगर ट्रंप ने अचानक यहां से युद्ध में एग्जिट कर लिया तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा, और जिसकी कीमत जो है अरब के बाकी मुल्क, और ये मनीष जो बात आप कह रहे हैं, न केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया पर एक बड़ी मंदी के तौर पर दिखेगा। जिस एंड गेम की आप बात कह रहे हैं, ये कोई नया नहीं है और दुनिया के लगभग हर उस हिस्से में यही स्थिति बनी जब अमेरिका ने बीच में चीजों को छोड़ के विड्रॉ किया है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, वो चाहे इराक हो, चाहे दूसरे देश हो, यहां पर ये स्थिति है। सीरिया का हाल हम देख ही रहे हैं। क्या आने वाले समय में ये पूरा का पूरा इलाका इसी तरह के स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।